यही दोस्तों, तो जितने भी भाई इस वीडियो को क्लिक किए हैं उन सभी भाइयों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूं। और लूसेंट का जो है कि निचोड़ यानी 100% एक एक प्रश्न मैं लिख कर लाया हूं। और जो है कि आप लूसेंट पढ़ते होंगे तो लूसेंट लेकर 100% बैठिएगा। लूसेंट लेकर बैठिएगा तो आपको भी अनुमान लगेगा कि हाँ ये लूसेंट का प्रश्न 100% है। तो जो है कि हम अपने द्वारा जो है कि क्वेश्चन लिख कर लाया हूं। और यहाँ पे जो है कि कुछ प्रश्न जो है कि टॉपिक वाइज है। और जो है कि ये प्रश्न पहले लूसेंट में जो है कि टॉपिक स्टार्ट होता है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत भारतीय इतिहास के स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, इसका प्रथम टॉपिक है जो कि लूसेंट का। मैं फ्रंट कैमरा से बना रहा हूं तो इसका जो है कि आप लोगों को उल्टा दिखाई देता होगा कि इसमें जो है कि भारत का इतिहास से रिलेटेड कुछ जानकारी जो है कि फर्स्ट में दिया गया है, उसको मैं अपने तरीका से जो है कि इसको लिख कर लाया हूं। तो जो है कि आप लूसेंट लेकर जरूर बैठिएगा और लूसेंट से क्वेश्चन आप बनाते हैं तो आप क्वेश्चन जरूर मिलाइएगा और आपको केवल सुनना है, 100% क्वेश्चन याद भी हो जाएगा। तो जो है कि आप लूसेंट का पैसा देते होंगे कहीं पे तो आपको पैसा नहीं देना होगा। जो है कि आपको टॉपिक वाइज प्रश्न चाहिए, हर एक लूसेंट का टॉपिक वाइज, तो इस नंबर पे जो है कि मैसेज जरूर कीजिएगा, 100% आपको मिलेगा। तो जो है कि उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। मैं कुछ प्रश्न जो है कि काट कर और अपने द्वारा लिखकर अपने तरीका से सजा कर लाया हूं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ इधर उधर आप भी कहिएगा कि इसमें कुछ अलग तरीका से लिखा है और आप कुछ अलग तरीके से लिख कर लाए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने तरीका से लिख कर तो लाया हूं, लेकिन 100% लूसेंट का प्रश्न है। तो उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। राजा भरत के नाम से भारत नाम पड़ा। अरब देश वाले सिंध को हिंदू पढ़ने लगे, इसलिए इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। यूनानी इसे इंद पढ़ने लगे, इसलिए इसका नाम अंग्रेजों ने इसे इंडिया रखा। तो जो है कि यूनानी इसे जो है कि इंद पढ़ने लगे, सिंध को इंद पढ़ने लगे और उसी के आधार पर जो है कि अंग्रेजों ने इसका नाम इंडिया रख दिया। और कुछ लोग जो है कि सोचते हैं कि इंडिया को नीच दिखाने के लिए और कुछ जो है कि घृणा टाइप से देखने के लिए जो है कि अंग्रेजों ने इसका नाम इंडिया रख दिया। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि अंग्रेजों ने नाम इसका इंडिया ऐसा ही रख दिया। इतिहास आप भी जानिएगा तो आप भी बोलिएगा कि नहीं, अंग्रेजों ने इसी के आधार पे जो है कि इसका नाम इंडिया रखा। भारत की जनसंख्या का निर्माण किन प्रमुख नस्लों पर आधारित है? जो जनसंख्या है भारत की, उसका भी एक नस्ल है। और जो है कि ये नस्ल कौन कौन सा है इसको देख लेते हैं। जो है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरिया, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड, ये जो है कि 4 नस्ल है भारत का। तो जो है कि आपको जो है यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि भारत की जनसंख्या का निर्माण किन प्रमुख नस्लों पर आधारित है। तो जो है कि इन चारों में से एक का जो है कि ऑप्शन दे देगा और इतिहास से रिलेटेड ही कुछ 3 ऑप्शन दे देगा। तो आप चारों ऑप्शन याद किए रहिएगा तो भी आप जो है कि टिक मार पाइएगा। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरिया, काकेसाइड और निग्रोइड, मंगोलाइड। और पहला प्रश्न इसका देख लेते हैं। भारत के इतिहास को अध्ययन करने की सुविधा के लिए जो है कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। जो है कि प्राचीन भारत का इतिहास जो है कि 750 ईसा पूर्व तक माना जाता है और 750 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मध्यकालीन भारत का इतिहास माना जाता है। और जो है कि 1750 से लेकर 1947 तक आधुनिक इतिहास माना जाता है। और यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले इतिहास 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार ने शुरू किया था। तो जर्मन इतिहासकार कौन थे? तो क्रिस्टोफ सेलियर्स थे। जर्मन इतिहासकार सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियर्स को। तो ऐसा प्रश्न
100% लूसेंट में देखने को मिलेगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य 4 स्रोतों से प्राप्त होता है। ये जो है कि लूसेंट आप लेकर बैठिएगा, 100% लेकर बैठिएगा और पढ़ लिए हैं तो आपका रिवीजन हो रहा है, ये 100% दिमाग में बैठाइएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य 4 स्रोतों से प्राप्त होता है। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य। भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ कौन है? भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ कौन है? तो भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ वेद है। भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ क्या है? तो वेद है। वेद के रचयिता कौन है? तो वेद के रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। तो वेद के रचयिता कौन है? वेद व्यास हैं। अगला प्रश्न है, वेद किसका उपदेश देता है? जो भारत का वेद है वो किसका उपदेश देता है? तो वेद जो है वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है, जो है कि G20 सम्मेलन में जो है कि भारत के प्रधानमंत्री वसुधैव कुटुंबकम का उद्देश्य लेकर चल रहे थे। आप लोगों को पता होगा, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कहीं पे। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं, जबकि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद जो है कि ऋग्वेद होगा, और जो है कि भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। अगला प्रश्न है, इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? तो कहीं कहीं पे पूछ देता है कि 4 वेदों को क्या कहा जाता है? 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। और वेदों के समूह को क्या कहा जाता है? तो वेदों के समूह को संहिता कहा जाता है। तो ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि वेदों के समूह को क्या कहा जाता है? तो संहिता कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न जो है कि आप लोगों को पता होगा कि कहाँ से चल रहा है? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से चल रहा है। प्राचीन भारत का फर्स्ट टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो ये जो है कि टॉपिक वाइज जितना भी प्रश्न बनता है वो प्रश्न मैं आप लोगों के लिए 100% लिख कर लाया हूँ। तो लूसेंट लेकर जरूर बैठिएगा, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में जो है कि 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? 1028 श्लोक हैं। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? 1028 ऋग्वेद में श्लोक हैं। ऋग्वेद में कितने रचनाएं हैं? तो 10,462 रचनाएं हैं। ऋग्वेद में कितने रचनाएं हैं? तो 10,462 रचनाएं हैं। ऋग्वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। और मैं प्रश्न ऐसे नहीं लिख कर लाया हूँ, इसमें से जो है कि एनालाइज किया हूँ, इसको मैं बार बार पढ़ा हूँ। तो जो है कि हमको भी पकड़ में आ गया है कि ऐसे ऐसे जो है कि प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए जो है कि मैं टॉपिक वाइज प्रश्न बना कर लाया हूँ और टॉपिक वाइज एक एक प्रश्न लिख कर लाया हूँ। तो ऋग्वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। आर्य के राजनीतिक इतिहास एवं ईश्वर के महिमा की जानकारी किस वेद से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। आर्यों की जानकारी जो मिलता है, आर्य की जानकारी, आर्य के राजनीतिक इतिहास एवं ईश्वर के महिमा की जानकारी किस वेद से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख किया गया है? तो सोम देवता का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में लिखित हस्तलिखित को क्या कहा जाता है? तो खील कहा जाता है। मैं एक प्रश्न को 2 बार बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप लोगों को 100% याद हो जाए। पुरुष जाति 4 भागों में बांटा गया है। और जो है कि पुरुष जाति कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। ब्राह्मण जो कि मुख से पैदा होते हैं, क्षत्रिय जो कि भुजाओं से पैदा होते हैं, वैश्य जो कि जांघ से पैदा होते हैं, और शूद्र जो कि पैर से पैदा होते हैं। तो जो है कि ये बांटा गया है। और जो है कि ये पृथ्वी पे
आकर ही मनुष्य जो है कि अपने में भेदभाव कर लिया है। ऐसे जो है कि भगवान तो भेदभाव करके नहीं भेजते हैं और इसी भेदभाव पे जो है कि लड़ाई चलता आ रहा है। तो मैं उस पे बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले इस पे बात कर लेता हूँ कि पुरुष जाति 4 भागों में बांटा गया है। ब्राह्मण जो मुख से पैदा हुए हैं, क्षत्रिय जो भुजाओं से, वैश्य जो जांघ से, शूद्र जो पैर से। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्ययन का संबंध किससे होता है? ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्ययन का संबंध किससे होता है? तो गाय से होता है। ऋग्वेद का कुछ जो है कि अध्याय है, उसका जो है कि प्रयुक्त अध्ययन जो है वो गाय से संबंधित है। ऐसा प्रश्न 100% पूछा जाता है। वर्तमान में प्राचीन भारत में कौन सा कैलेंडर जारी है? वर्तमान में जो आप देखते होंगे आप लोगों के घर में या किसी दुकान पे जाइएगा तो कैलेंडर लगाया जाता है। तो जो है कि वर्तमान में प्राचीन भारत में कौन सा कैलेंडर जो है कि जारी है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है कि जारी है और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है कि शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो भारत का कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है और भारत के कैलेंडर का नाम क्या है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? जो है कि मैं लूसेंट से क्वेश्चन बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लूसेंट में जो है कि यहाँ पे जो है कि ईसा पूर्व एवं ईसवी, तो ईसा पूर्व एवं ईसवी इसमें दिया है बुद्ध से रिलेटेड जानकारी, तो वहां से जो है कि क्वेश्चन लिखा हूँ। ऐसा मत बोलिएगा कि यहाँ तक टॉपिक चल रहा था और यहाँ से आप क्वेश्चन उठाकर वहां पे लेकर चले गए। तो भाई इसमें जहां से जो है कि प्रश्न बना हुआ है, इसमें जहां जहां टॉपिक दिया हुआ है वही टॉपिक सेम इसमें उठाया हूँ। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है कि 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है कि 483 ईसा पूर्व में हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है कि 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत व्यवस्थित इतिहास कब तैयार किया? उसका नाम क्या था? विंसेंट आर्थर स्मिथ था जो है कि प्राचीन भारत सुव्यवस्थित इतिहास कब तैयार किया? उसका नाम क्या था? तो 1904 में जो है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया तैयार किया। तो जो है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देता है कि घुमाकर क्वेश्चन नहीं पूछता है कि विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत सुव्यवस्थित इतिहास कब तैयार किया, उसका नाम क्या था? तो 1904 में तैयार किया था और उसका नाम अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। और जो कि ऐसे क्वेश्चन पूछा है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने लिखा है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए कितने रचनाएं किया गया है? ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए कितने रचनाएं किए गए हैं? तो 250 रचनाएं इंद्र देवता के लिए किया गया है। भाई ये क्वेश्चन एक दिन में नहीं लिखा गया है, ये पूरा साल भर में जो है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिखा गया है। और लूसेंट का एक भी जो है कि चैप्टर नहीं होगा जहां से क्वेश्चन मैं नहीं लिखा हूं। तो जो है कि बहुत ही समय लगा है। ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए कितने रचनाएं किया गया है? तो 250 रचनाएं किया गया है, जबकि अग्नि देवता के लिए 200 रचनाएं किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए जो है कि 250 रचनाएं किया गया है, जबकि अग्नि देवता के लिए 200 रचनाएं किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों के विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों के विधि विधानों का संकलन मिलता है। तो जो है कि वेद 4 प्रकार के होते हैं और यजुर्वेद में जो है कि यज्ञों से संबंधित संकलन मिलता है। कौन ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों से मिलकर बना होता है? तो जो है कि कौन ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों से मिलकर बना होता है? तो वह है यजुर्वेद। ये कितना बार प्रश्न जो है कि पूछा गया है। कौन ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों से मिलकर बना है? तो यजुर्वेद। सामवेद में यज्ञों में गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन, सामवेद में यज्ञों में गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है।
जो भी यज्ञ में मंत्र गाया जाता है, जो भी यज्ञ में बड़ा बड़ा यज्ञ होता है, जैसे मृत्युंजय जाप हो गया, किसी जगह पे बड़ा बड़ा यज्ञ होता है, तो उसमें जो है कि सामवेद में योगों में गाए जाने वाले जितना भी मंत्र होता है वो जो है कि सामवेद में मिलता है। सामवेद का 100 सामवेद का 1810 श्लोक किससे लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद का 1810 श्लोक किससे लिया गया है? जो है कि ऋग्वेद से लिया गया है। 1810 भी बोल सकते हैं और 1810 भी बोल सकते हैं। तो सामवेद का 1810 श्लोक किससे लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? जो है कि सामवेद को कहा जाता है। मैं आप लोगों को पहले भी बताया कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सामवेद और यजुर्वेद में किसी भी ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं किया गया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, कौन कौन सा वेद है जिसमें किसी भी ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं किया गया है? तो वह है सामवेद और यजुर्वेद। कौन ऐसा वेद है जिसमें किसी भी प्रकार का ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं किया गया है? तो है सामवेद और यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में किस ऋषि द्वारा रचित मंत्र है? तो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित 731 मंत्र है। लगभग 6000 पद है इसमें। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित 731 मंत्र है, जबकि 6000 इसमें पद है। अगला प्रश्न है, सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। जादू टोना मंत्रों का वर्णन किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद में। जादू टोना से संबंधित मंत्रों का वर्णन किस वेद में किया जाता है? तो अथर्ववेद में किया जाता है। जैसे अलग अलग प्रकार के आप साधु देखे होंगे, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है। तो ये अथर्ववेद का कमाल है, जो कि अथर्ववेद पढ़कर ही जो है कि साधु बन जाते हैं और साधु बन के कहते हैं कि तुम्हारे घर में ये है, यहाँ पे वो है, फलान ठेकान बतियाने लगते हैं। तो ये अथर्ववेद का कमाल है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और जो है कि हम लोगों का टॉपिक क्या था? टॉपिक था प्राचीन भारत, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। लुसेंट का फर्स्ट टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। फर्स्ट टॉपिक से जितना प्रश्न बन रहा है वो सभी प्रश्न 100% है लुसेंट का। तो जो है कि इसमें का लगभग 120 के करीब प्रश्न बन रहा है। तो 120 प्रश्न देखते हैं कब तक समाप्त होता है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ का स्थान है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? तो शतपथ का स्थान है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ का स्थान है। अगला प्रश्न है, उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या जो है कि 108 है। आप लोगों को पता होगा कि कहीं कहीं पे पूछ देता है उपनिषदों की संख्या का कितना है? तो 108 है। और मूलभूत उपनिषदों की संख्या कितना है? तो मूलभूत उपनिषदों की संख्या जो है कि 13 है। मूलभूत उपनिषदों की संख्या कितना है? तो 13 है। और उपनिषदों की संख्या 108 है। अगला प्रश्न है, जावालोपनिषद में कितने आश्रमों का उल्लेख किया गया है? तो 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। जावालोपनिषद में कितने आश्रमों का उल्लेख किया गया है? तो 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ मानी जाती है? तो मनुस्मृति मानी जाती है। मनुस्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ मानी जाती है तो मनुस्मृति ही मानी जाती है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों में बांटा गया है। वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों में बांटा गया है? तो 6 वेदांगों में बांटा गया है। वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों में बांटा गया है? 6। अगला प्रश्न है, जो कि अगला प्रश्न है, पुराणों के
रचयिता कौन है? तो पुराणों के रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष एवं पुत्र अग्रश्रावण को माना जाता है। पुराणों के रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष एवं पुत्र अग्रश्रावण को माना जाता है। पुराण में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। अगला प्रश्न है विष्णु पुराण से संबंधित, जो है कि इसमें आप देखिएगा तो एक जगह पे जो है कि 2-3 जगह पे अंडरलाइन करके और आप लोगों को एक कोठा के द्वारा बताया गया है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस किताब में महात्मा बुद्ध के जन्म का पूरा विवरण लिखा गया है? यानी पूरा विवरण की कहानी है या जो है कि पूरा विवरण लिखा गया है, तो है जातक। बोल देता है कि महात्मा बुद्ध का जीवनी किस किताब से मिलता जुलता है। कहीं पे ये भी लिख देता है और कहीं पे लिख देता है कि महात्मा बुद्ध के जीवनी पे आधारित कौन सा किताब है? तो जातक है। महात्मा बुद्ध के जीवनी पर आधारित कौन सा किताब है? तो जातक है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है और किससे संबंधित है? तो आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। राजनीतिक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? राजनीतिक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो राजनीतिक अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। आप लोगों को पता होगा कि एक ही व्यक्ति का 3 नाम है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, जो कि चाणक्य का ये 2 नाम है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो राजनीतिक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है राजनीतिक अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास का पता लगता है। तो राजनीतिक अर्थशास्त्र से किस इतिहास का पता लगता है? तो मौर्यकालीन इतिहास का पता लगता है। ये जो जितना भी प्रश्न है ये लूसेंट का प्रश्न है। लूसेंट जो है कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपना अहम भूमिका निभाता है, तो आप लोगों को 100% इसको केयर करके याद कर लेना है। तो राजनीतिक अर्थशास्त्र से जो है कि किस इतिहास का पता लगता है? तो मौर्यकालीन इतिहास का पता लगता है। अगला प्रश्न है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का लिखने का प्रयास किसने किया? तो कल्हण ने किया। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को लिखने का प्रयास किसने किया? तो कल्हण ने किया। कल्हण के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? राजतंत्र गिणी है। ये प्रश्न कितने बार पूछा गया है कि कल्हण के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतंत्र गिणी है। अगला प्रश्न है चचनामा के लेखक कौन है? तो अली अहमद है। किताब से संबंधित 100% प्रश्न जो है कि पूछा जाता है। चचनामा के लेखक कौन है? तो अली अहमद है। चचनामा के लेखक अली अहमद। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा और जो है कि व्याकरण के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। अष्टाध्यायी में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। अष्टाध्यायी में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो कि यूनानी रोमन लेखक से संबंधित प्रश्न होने वाला है। और यूनानी रोमन लेखक कौन कौन आए थे, इन लोगों से जो है कि संबंधित होने वाला है। तो ईरान के राजवैद्य कौन थे? तो ईरान के राजवैद्य टेसियस था। ईरान के राजवैद्य टेसियस था। ईरान के राजवैद्य कौन था? टेसियस। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। यूनानी रोमन लेखक हम बोल रहे हैं, लेकिन इसमें जो भी टॉपिक द्वारा प्रश्न बन रहा है उस प्रश्न को भी मैं लिख दिया हूँ। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस के किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिका। हेरोडोटस की किताब का नाम क्या है? तो हिस्टोरिका है। इसमें अफवाहों का वर्णन किया गया है। तो ये भी पूछ सकता है तो हिस्टोरिका में किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें अफवाहों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है सेल्यूकस निकेटर के राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज।
सेल्यूकस निकेटर के राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज द्वारा लिखा पुस्तक कौन सा है? तो इंडिका है। ये भी कितना बार पूछा गया कि मेगास्थनीज द्वारा लिखा पुस्तक कौन है? तो इंडिका है। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन सा किताब लिखा? तो इंडिका। कोई क्वेश्चन याद पड़ जाता है तो मैं बोल देता हूँ, और जो है कि जो लाइन बाय लाइन लिखा गया है। अगला प्रश्न है, सीरिया नरेश अंतियोकस। सीरिया नरेश अंतियोकस के राजदूत कौन थे? डाइमेकस। सीरिया नरेश अंतियोकस के राजदूत कौन थे? डाइमेकस। सीरिया नरेश अंतियोकस के राजदूत कौन थे? डाइमेकस। अगला प्रश्न है, डाइमेकस किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डाइमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। डाइमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। अशोक के राज दरबार में कौन आया था? तो डायोनीसियस आया था। अशोक के राज दरबार में कौन आया था? डायोनीसियस। अशोक के राज दरबार में कौन आया था? डायोनीसियस। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा? टालेमी ने। पुस्तक से संबंधित 100% क्वेश्चन आता ही आता है। तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा? तो टालेमी ने लिखा। भारत का भूगोल नामक पुस्तक टालेमी ने लिखा। नेचुरल ऑफ हिस्ट्री किसने लिखा? तो प्लिनी ने लिखा। नेचुरल ऑफ हिस्ट्री किसने लिखा? प्लिनी ने लिखा। इसमें जो है कि भारतीय पेड़ पौधों और खनिज पदार्थों से संबंधित जो है कि इसमें लिखा गया है। तो नेचुरल ऑफ हिस्ट्री किसने लिखा? प्लिनी ने लिखा। अब देख लेते हैं चीनी यात्री, जो है कि मैं टॉपिक वाइज प्रश्न लिखा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है इधर उधर से, बिल्कुल नहीं। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री से संबंधित चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? तो फाहियान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? तो फाहियान आया था। फाहियान कितने वर्ष तक भारत में रहा? तो 14 वर्ष तक भारत में रहा। फाहियान कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो फाहियान जो है कि 14 वर्षों तक भारत में रहा। अगला प्रश्न है, संयुगन भारत कब आया? तो संयुगन जो है कि 518 ईसा पूर्व में भारत आया। संयुगन भारत कब आया? 518 ईसा पूर्व में भारत आया। भारत में संयुगन कितने वर्षों तक रहा? 3 वर्षों तक रहा। संयुगन भारत में कितने वर्षों तक रहा? 3 वर्षों तक रहा। हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऐसे प्रश्न तो आप लोगों को देखने को मिलता ही होगा हर एक एग्जाम में। तो हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया हेनसोंग। हेनसोंग 1 वर्ष यात्रा के बाद भारत के किस राज्य में पहुंचा था? हेनसोंग जब 1 वर्ष यात्रा किया उसके बाद भारत के किस राज्य में पहुंचा था? तो कॉपिसा में जो है कि पहुंचा था। तो हेनसोंग 1 वर्ष यात्रा के बाद भारत के किस राज्य में पहुंचा? कॉपिसा में। हेनसोंग भारत में कितने वर्षों तक ठहरा? तो 15 वर्षों तक ठहरा या रहा। हेनसोंग भारत में कितने वर्षों तक रहा? तो 15 वर्षों तक रहा। हेनसोंग कौन से विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो हेनसोंग जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में पड़ता है, उसी में जो है कि हेनसोंग अध्ययन किया। और जो है कि हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय का दोबारा से उद्घाटन किया गया है। और जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला एक जो है कि दुस्साहित राजा था बख्तियार खिलजी, वही जो है कि इसको ध्वस्त कर दिया। और जो है कि हेनसोंग कौन से विद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में जो है कि अध्ययन किया था। बौद्ध धर्म से संबंधित विद्यालय था। हेनसोंग जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, तो पूछ सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित था? तो बौद्ध धर्म से संबंधित था। हेनसोंग का भारत भ्रमण यात्रा वृत्तांत क्या कहलाता है? सीयुगी कहलाता है। हेनसोंग का भारत में यात्रा वृत्तांत क्या कहलाता है? सीयुगी। हेनसोंग का भारत में यात्रा वृत्तांत सीयुगी कहलाता है। अगला प्रश्न है, हेनसोंग बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ किन 2 देवताओं की प्रतिमा का पूजा किया? तो सूर्य और शिव देवता के प्रतिमाओं का पूजा किया। हेनसोंग बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ किन 2 देवताओं का प्रतिमा का पूजा किया? तो जो है कि सूर्य और शिव देवता का प्रतिमा का पूजा किया। हेनसोंग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो आचार्य शिलभद्र थे।
ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेनसोंग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शिलभद्र। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म से प्रसिद्ध था। मैं आप लोगों को पहले ही बोला, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित था? तो जो है कि बौद्ध धर्म के लिए जो है कि प्रसिद्ध था, बौद्ध धर्म से संबंधित था। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कब भारत आया? तो 7वीं शताब्दी में भारत आया। अगला प्रश्न है जो कि अरबी लेखक से संबंधित है, जो कि टॉपिक वाइज और जहां से जो टॉपिक स्टार्ट होता है उसका नाम मैं लिख दिया हूं, क्योंकि आप लोगों को पता चले कि हाँ यहाँ से जो है कि किताब में आप भी खोजिएगा इस प्रश्न को तो मैं बोल दूंगा कि अरबी लेखक, तो अरबी लेखक के हेडिंग में जाइएगा और जस्ट ये प्रश्न मिल जाएगा। अगला प्रश्न है अलबर्नी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। अलबर्नी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत का नाम है रेहला। इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? तो रेहला। इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? रेहला। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का काजी या न्यायाधीश किसको बनाया? अगला प्रश्न है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का काजी या न्यायाधीश किसको बनाया? तो इब्न बतूता को बनाया। ऐसा प्रश्न 100% पूछा जाता है। मैं कितना बार देख चुका हूँ कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का काजी या न्यायाधीश किसको बनाया? तो इब्न बतूता को बनाया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, जो कि अगला प्रश्न है अन्य लेखक से संबंधित। अन्य लेखक तारानाथ कहाँ का लेखक था? तिब्बती लेखक था। तारानाथ कितने कौन कौन ग्रंथ की रचना की? कितने और कौन कौन ग्रंथ की रचना की? तो कैंग्यूर और तेंग्यूर ग्रंथ की रचना की। 2 ग्रंथ था, कैंग्यूर और तेंग्यूर। इसी का रचना जो है कि तारानाथ ने की थी। और जो है कि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है और मैं देख चुका हूँ। अगला प्रश्न है पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य से मिलने वाले जानकारी। तो अगला प्रश्न है पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य से मिलने वाले जानकारी। इसका पहला प्रश्न है भारतीय पुरातात्विक शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंग को कहा जाता है। भारतीय पुरातात्विक शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंग को कहा जाता है। हाथी गुफा अभिलेख में किस देश का जिक्र किया गया है? तो भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। हाथी गुफा अभिलेख में किस देश का जिक्र किया गया है? तो भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो आहत सिक्के कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है? तो आहत सिक्के कहा जाता है। जैसे प्राचीन काल के जो भी सिक्का है उसे आहत कहा जाता है। अगला प्रश्न है इसे साहित्य में क्या कहा जाता है? तो कपारसण कहा जाता है। इसे साहित्य में जो है कि प्राचीनतम सिक्के को साहित्य में कपारसण कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता है? कपारसण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महत्वपूर्ण अभिलेख, जो कि आप लोगों को लूसेंट में जो है कि क्वेश्चन में करके और जो है कि हाईलाइटेड करके बता दिया गया है, उस जो है कि अभिलेख को मैं बार बार रिपीट करने जा रहा हूं, जो कि बार बार हमें बोलने से जो है कि आपको 100% फायदा होगा। हाथी गुफा अभिलेख कौलिंग राज खारवेल के शासनकाल में जो है कि हाथी गुफा अभिलेख लिखा गया था। जूनागढ़ अभिलेख रुद्ररामन के शासनकाल में, और नासिक अभिलेख गौतम बलश्री के शासनकाल में, प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासनकाल में, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के शासनकाल में, और ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के शासनकाल में, वित्तीय जूनागढ़ अभिलेख यशकंद गुप्त के शासनकाल में, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के शासनकाल में। मैं एक बार और अभिलेखों के बारे में बोल देता हूँ। हाथी गुफा अभिलेख कौलिंग राज खारवेल के शासनकाल में, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के शासनकाल में, नासिक अभिलेख गौतम बलश्री के शासनकाल में, प्रथम स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासनकाल में, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के शासनकाल में, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के शासनकाल में,
और भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख यशवंत गुप्त के शासनकाल में। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासन विजय सेन के शासनकाल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी कहलाता है। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अरिकमेडु पुंडुचेरी से प्राप्त हुए हैं। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अरिकमेडु पुंडुचेरी से प्राप्त हुए हैं। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली कहलाती है नागर शैली। ऐसा प्रश्न 100% पूछा जाता है कि उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? तो नागर शैली कहलाती है। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? द्रविड़ शैली कहलाती है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? तो द्रविड़ शैली कहलाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दक्षिण पथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा तो क्या कहलाता है? तो बेसर शैली कहलाता है। बोला है क्वेश्चन बोला है दक्षिण पथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा तो क्या कहलाता है? तो एक अलग शैली कहलाने लगता है, बेसर शैली के नाम से जाना जाता है। जो कि और इसी के साथ जो है कि हम लोगों का प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का प्रथम टॉपिक का जो है कि 96 प्रश्न समाप्त हो गया है। मैं 120 बोला था लेकिन इसमें जो है कि 96 प्रश्न के करीब जो है कि प्रश्न बना है और जो है कि एक टॉपिक से 96 प्रश्न को निकाला गया है। तो आप सोच सकते हो इसमें जितना टॉपिक होगा एडवांस से ही प्रश्न निकलेगा। तो भाई मैं टॉपिक वाइज जो है कि प्रश्न लाऊंगा और लूसेंट जो है कि 100% जो है कि आप लोगों को याद भी कराऊंगा और लूसेंट का एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को लिख चुका हूँ। इतना मोटा कॉपी है ना, इतना मोटा कॉपी में केवल इतिहास का ही प्रश्न अटा है। तो आप सोच सकते हो कि एक भी प्रश्न बचा नहीं होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए